झगड़ालू ननद चालाक भाभी। उर्मिला अपनी छोटी बहू का गृह प्रवेश कर रही होती है। उसे देखकर उर्मिला की बेटी अपनी मन ही मन सोचने लगती है, आ गई मेरे माता पिता की प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए एक और। लेकिन कोई बात नहीं, जैसे मैंने बड़ी भाभी का जीना हराम कर रखा है, इस छोटी वाली को तो मैं उंगली पर नचा कर रखूंगी। ऐसा सोचकर वो अपनी मन ही मन खुश होने लगती है। वहीं गृह प्रवेश के बाद उर्मिला संजना को घर के अंदर ले आती है और अपनी बेटी दिव्या से कहती है, दिव्या, जाओ अपनी भाभी को अपने कमरे में ले जाओ। ये आप क्या कह रही हो माँ? मेरे कमरे में आप छोटी भाभी को क्यों भिजवा रही हो? वो तो मेरा कमरा है, उसमें तो मैं रहती हूँ। देखो, तुम्हारे ससुराल से यहाँ आने के बाद हमने तुम्हें कमरा इसलिए दे दिया था क्योंकि तुम लड़की हो और तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए बाहर सोफे पर सोया करता था। लेकिन अब उसकी पत्नी आ गई है और उसे कमरे की जरूरत है, इसलिए अब तुम बाहर सोफे पर सो जाना। अरे माँ, ये सब तो ठीक है, लेकिन मेरे कपड़े, मेरा सामान इस समय कहाँ रखूंगी? जब तक कोई इंतजाम नहीं हो जाता तब तक तुम अपने भाई के कमरे में ही अपना सारा सामान और अपनी भाभी की अलमारी में अपने कपड़े रख लेना। दिव्या एक खिसियानी बिल्ली की तरह मन ही मन में खिसियाती रह जाती है। आखिर ये भाभियां आती ही क्यों हैं? जब भी कोई भाभी आती तो नंद की आफत आ जाती है। अब ये छोटी भाभी मेरे कमरे पर कब्जा करके बैठ जाएंगी। सोच क्या रही हो? जाओ अपनी छोटी भाभी को उसके कमरे में ले जाओ। अपनी माँ के कहने पर दिव्या अपनी भाभी को कमरे में ले आती है, जिसके बाद दिव्या बहुत ही ज्यादा अकड़ के अपनी भाभी से कहती है, देखो, इस अलमारी में मेरा सारा सामान है और तुम्हें इसे हाथ लगाने की जरा भी जरूरत नहीं है। और यहाँ मेरे कपड़े हैं, अब तो इसमें इधर नीचे अपने कपड़े रख लेना, लेकिन ऊपर का सामान जरा भी हाथ मत लगाना। और हाँ सुनो, भले ही तुम मेरी भाभी हो, लेकिन अंकित मुझसे छोटा है, इसलिए मैं तुम्हें भाभी नहीं बल्कि तुम्हारे नाम से बुलाऊंगी। ऐसा कहकर दिव्या वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद संजना अपने आप से कहती है, अरे वाह, देखो तो सही, मेरी नंद में कितनी अकड़ है। लेकिन कोई बात नहीं, इस अकड़ को तो मैं चुटकियों में तोड़ दूंगी अपनी चालाकी से। शादी के 1-2 दिन बीत जाते हैं और 1 से 2 दिन में ही दिव्या कई बार संजना से लड़ जाती है। संजना, कहाँ हो तुम? क्या तुम्हें ये टेबल की हालत दिखाई नहीं दे रही है? हे भगवान, खाना खाने के बाद ये टेबल कभी साफ करती हो या नहीं? यहाँ देखो, इस विषय पर कितनी धूल मिट्टी जमी है, इसे कौन साफ करेगा? पड़ोसी आकर साफ करेंगे क्या? तभी वहाँ पर संजना को अपनी सास आते हुए नजर आ जाती है, जिसके चलते संजना बड़ी ही चालाकी से कहती है, मैंने कपड़े धोए, घर की साफ सफाई की, सबके लिए खाना भी बनाया और तो और मैंने सबके जूठे बर्तन भी धोए थे। मुझे एक टेबल साफ करने के लिए डांट रही हो? कोई बात नहीं, मैं इसे भी साफ कर दूंगी। तभी वहाँ पर उर्मिला आकर दिव्या से कहने लगती है, बेटी, तुम्हारी भाभी ने जब इतने सारे काम किए हैं तो एक काम तुम भी कर सकती हो। एक काम करो, ये लो कपड़ा और ये रहा कॉलिंग, इससे अच्छे से टेबल साफ कर देना। चलो बहू, तुम जाकर थोड़ी देर अपने कमरे में आराम कर लो। उर्मिला की ये बात सुनते ही संजना अपने कमरे में खुशी खुशी आराम करने के लिए चली जाती है। वहीं बेचारी दिव्या अपनी छोटी भाभी की चालाकी देखती रह जाती है। इसकी इतनी हिम्मत कि इतनी चालाकी से मुझे ही उल्टा काम बताकर चली गई, लेकिन इसका बदला तो मैं लेकर ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। दिव्या उस दिन के बाद से मौका ढूंढने लगती है। एक दिन संजना रसोई में सबके लिए खाना बना रही होती है। तभी वहाँ दिव्या उसके पास आती है और कहती है, प्यारी छोटी भाभी सबके लिए खाना बना रही है? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मुझे आज खाने में आलू के पराठे खाने हैं, तो मेरे लिए आलू के पराठे ही बनाना। मेरी प्यारी नंद जी, जो तुम चाहोगी वही बनाऊंगी, तुम चिंता क्यों करती हो? दिव्या संजना की बात सुनकर थोड़ी देर हैरान रह जाती है। बड़ी अजीब बात है, आज मेरी भाभी को मुझ पर बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है, लेकिन इस प्यार को भी मैं झगड़े में आराम से बदल दूंगी। अब देखो आगे आगे क्या होता है। दिव्या ऐसा सोच रही होती है। क्या हुआ झगड़ालू नंद, अपने मन ही मन क्या मुस्कुरा रही हो? कुछ नहीं, चलो आप मेरे लिए पराठे बनाओ, मैं इंतजार करती हूँ। दिव्या वहाँ से चली जाती है। संजना उसके जाने के बाद आराम से खाना बनाती रहती है। जैसे ही संजना थोड़ी देर के लिए किचन से यहाँ वहाँ होती है, दिव्या मौका देखते ही अपने पराठे में लाल पिसी हुई मिर्च भर भर के डाल देती है। अब आएगा असली मजा। मेरी प्यारी छोटी भाभी यहाँ पर फंस गई। अब मैं सबको रोकर दिखाऊंगी और वो सबकी डांट सुनेगी। ऐसा कहकर दिव्या वहाँ से चली जाती है।
कुछ ही देर बाद संजना वापस रसोई में आती है और सबका खाना खाने की टेबल पर रख देती है, जिसके बाद वो सभी को बुलाती है। माँ जी बैठिए यहाँ पर, आप और बाबूजी आप भी यहाँ बैठिए। लगता है आज हमारी प्यारी बहू ने हमारे लिए बहुत अच्छा कुछ बनाया है। प्रवीण इतना कहता ही है कि उसकी बड़ी बहू मायके से वापस लौट आती है। अरे वाह जेठानी जी, आप भी आ गई, आपका ही तो इंतजार था। आइए इस टेबल पर आकर बैठिए। बहुत बहुत शुक्रिया संजना, लगता है आज तुमने मेरी पसंद का भी खाना बनाया है। तुम हम सबका कितना ख्याल रखती हो। इसको तो लड़ झगड़ कर मैंने इसकी मायके भेज दिया था, फिर ये वापस कैसे आ गई? और यहाँ इस बड़ी भाभी के लिए कोई कुछ कह नहीं रहा। चलो कोई बात नहीं, इनके यहाँ आने का कोई फायदा नहीं। आज छोटी जा रही है तो कल को बड़ी भी चली जाएगी और फिर इस घर पर सिर्फ मेरा ही हक होगा। अरे क्या बात है, तुमने तो मेरी पसंद के कोफ्ते भी बनाए हैं, बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। अब आप सभी अपना खाना खाना शुरू कर दीजिए, मैंने आप सभी के लिए बहुत प्यार से बनाया है ये सब। संजना के कहने पर उसकी ससुराल के सभी लोग उसकी पसंद का खाना खाने लगते हैं, लेकिन जैसे ही दिव्या पहला निवाला तोड़ती है वो उसे खाने से पहले ही मिर्ची के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगती है। हाय राम, तौबा तौबा तौबा, कितनी सारी मिर्ची डाली है। अरे भाभी, मुझे मारना चाहती हो क्या? मैं तो पहले से ही जानती हूँ आपको मैं इस घर में पसंद नहीं हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप मेरे खाने में इतनी मिर्ची डाल कर रखोगी। तुम्हारे पराठे में मिर्ची है? अच्छा ऐसी बात है क्या? रुको, तुम्हारे पराठे का निवाला हर कोई खाएगा, उसकी बात बताएगा कि इसमें मिर्ची है या नहीं। मेरे साथ साथ मेरे परिवार को भी मारना चाहती हो क्या? संजना दिव्या की एक नहीं सुनती और घर के सभी सदस्यों को पराठे का एक एक निवाला तोड़ कर दे देती है, लेकिन पराठा खाने के बाद सब लोग कहते हैं इसमें तो बिल्कुल भी मिर्ची नहीं है। अरे दिव्या, तुम्हारी मति भ्रष्ट हो गई है क्या? हर बात पर बिना मतलब के ही झगड़ा करना तुम्हारी आदत बन गई है। जैसे तुमने मुझसे झगड़े किए और मुझे इस घर से मेरे मायके भिजवा दिया, वैसे ही तुम अब छोटी बहू को भी भिजवाना चाहती हो। सबकी बातें सुनते ही दिव्या पराठा खा कर देखती है, उसमें जरा भी मिर्च नहीं होती। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो उसमें भर भर के मिर्ची डाली थी। अच्छा ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं आप सभी को आज कुछ दिखाना चाहती हूँ। दिव्या के अपने पराठे में ही मिर्च डालते हुए संजना ने पहले ही एक वीडियो बना लिया था, जो वो अपने पूरे परिवार को दिखाती है। मेरी प्यारी नंद जी, हमेशा मुझसे लड़ाई, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि मैं भी बहुत चालाक हूँ। आज मैंने तुम्हारी गलती रंगे हाथ पकड़ी है। अपनी सच्चाई सबके सामने आते हुए दिव्या को अपनी गलती का अफसोस होता है। हाँ भाभी, आपने सही कहा, ये सब मेरी गलती है। मैं ही आप दोनों के ऊपर बहुत अत्याचार करती रही, लेकिन आज के बाद मैं आपसे कभी नहीं झगड़ूंगी और मैं अब यहाँ और नहीं रहूंगी, मैं अपने ससुराल चली जाऊंगी। दिव्या अपनी गलती का पछतावा करके अपनी दोनों भाभियों से माफी मांगती है और अपनी ससुराल चली जाती है। उसके जाने के बाद उसकी दोनों भाभियां खुशी खुशी अपने घर में रहने लगती हैं। ये कहानी है गरीब गोमती और उसकी 3 बेटियों पूजा, हिमानी और काजल की, जो किशनगंज गांव में रहा करती थी। गोमती की तीनों बेटियां अलग अलग शक्तियों से भरी हुई थीं। जैसे काजल के कान बहुत ही बड़े थे, इसीलिए उससे कोसों दूर की बातें भी आसानी से साफ सुन लेने की शक्ति थी। वहीं पूजा का मुंह स्वादिष्ट खाने बरसाने की शक्ति से भरा था। साथ ही उसमें ये भी शक्ति थी कि वो समुद्र के सोतों को भी पी जाए। वहीं हिमानी के हाथों में बड़े बड़े पहाड़ उठाने की शक्ति थी, साथ ही वो अपने हाथ लंबे भी कर सकती थी। पूजा, काजल, हिमानी, जरा यहाँ आओ। जी माँ, आपने बुलाया? बेटी, घर में बनाने को एक भी दाना नहीं है, राशन के डिब्बे चुच्चे पड़े हैं। मैं राशन लेने बनिया के पास जा रही हूँ, तुम अंदर से दरवाजा बंद कर लो। मगर माँ, जब भगवान ने मेरे मुंह को स्वादिष्ट खाना देने की शक्ति से भरा हुआ है, तो फिर तुम्हें उस बनिए से राशन उधार बाकी लेने की क्या जरूरत है? हाँ माँ, जब आपकी तीनों बेटियां तिलिस्मी शक्तियों से भरी हुई हैं, फिर आप क्यों हमें हमारी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करने देती? क्योंकि इस राज को राज रखने में ही भलाई है मेरी बच्चियों। ये गांव नहीं समझेगा कि तुम्हारे अंदर जादुई शक्तियां हैं, बल्कि समाज तुम्हें डायन पिशाचन समझकर पथराव करके मार डालेगा। और मैं अपनी बेटी को किसी भी कीमत में खोना नहीं चाहती, क्योंकि तुम्हारी गरीब माँ ने तुम्हें अपने खून से सींचा है और 9 महीने गर्भ में ढोया है। इसलिए तुम्हारे जादू को राज रखने में ही तुम्हारी जिंदगी है। ऐसा कहकर गोमती अपनी तीनों बेटियों को गले लगाकर बिलक बिलक कर रोने लगती है। इसी तरह समय ढलता है।
एक दिन तीनों बहनें पानी भरने के लिए गांव की नदी पर आती हैं, जहां गांव के मछुआरे गोपी और बिरजू नाव में बैठे पानी में जाला डाले हुए थे। अरे ओ बिरजू, सवेरे से नदी के किनारे पर जाला डाले बैठे हैं, ससुरा कछु भी हाथ नहीं आया। अगर मछलियां नहीं मिली हैं तो बाजार में का घुइयां बेची हैं। अरे तो का करे, मछलियों के चक्कर में माहुर खा के मर जाए। दोनों मछुआरे आपस में झगड़ने लगते हैं। तभी नदी के गोते में उठ रही मछलियों की आवाज से काजल के जादुई कान हाथी के कान जितने बड़े हो जाते हैं। गोपी भैया, बिरजू भैया, वो नदी की गहराई में जाओ, वहाँ ढेर सारी मछलियाँ हैं। दोनों मछुआरे नाव को नदी के बीच की गहराई में ले जाकर पानी में जाला डालते हैं, जो मछलियों से खचाखच भरकर जाला फटने को हो जाता है। फिर दोनों मछलियों से भरी हुई नाव को नदी से बाहर लाने लगते हैं। अरे बिरजुआ, ये नाव तो बढ़ ही नहीं रही है, बल्कि पानी के उफान से पीछे सरक रही है। अब क्या करें? ठहरो भैया, मैं मदद करती हूँ। ऐसा कहते हुए हिमानी अपनी जुबान से कुछ शब्द गुनगुनाती है, जिसके बाद उसके हाथ बहुत लंबे होकर नदी में फंसी नाव को बाहर लाते हैं और हिमानी का जादू देखकर डर के मारे गोपी और बिरजू का चेहरा पीला पड़ जाता है और उनके दांत बजने लगते हैं और वो एक ही शब्द बड़बड़ाते हुए गांव के सरपंच के घर की ओर दौड़ लगाते हैं। चुड़ैल, चुड़ैल, भाग गोपी भाग। बिरजू और गोपी सरपंच को नदी पर घटी घटना बताते हैं। कुछ ही देर में ये बात आग की तरह गांव में हर घर में फैल जाती है और फिर गोमती और उसकी तीनों जादुई बेटियां सरपंच के पास आती हैं। गांव वालों, अब तुम ही बताओ, इनका क्या फैसला किया जाए? सरपंच जी, मैं तो कहती हूँ इस विधवा गोमती को इसकी तीनों राक्षसी बेटियों के साथ गाज पर टांग दो। राम जी, झूठ ना बुलाए, मगर सरपंच जी, मुझे तो पहले ही शक था इस गरीब विधवा पर। क्यों कमला, मैं ना कहती थी कि गोमती ने अपने पति की बलि चढ़ाकर डायन में पक्की हो गई है और अपनी बेटियों को भी काली शक्ति दी है। ऐसा मत कहो पद्मा मौसी, हमारी माँ डायन नहीं, और हमारे अंदर जो जादुई शक्ति है वो हमें कुदरत से मिली है। हाँ सरपंच जी, मेरी बेटियों में जादुई शक्ति है, यकीन कीजिए। सरपंच जी, आप इन मनहूस माँ बेटियों की एक मत सुनना। ऐसे लोगों को तो पत्थर मार मार कर मौत के घाट उतार देना चाहिए, वरना ये और इसकी तीनों बेटियां हमारे गांव को खा जाएंगी। पूरा गांव गरीब गोमती और उसकी बेटियों के लिए एक की चार झूठी बात बोलते हैं, जिससे सरपंच जी का मन गांव वालों की बातों में घुल जाता है और पूरा गांव गोमती की बेकसूर बेटियों को पत्थर मारता है। वो गरीब माँ सभी के आगे गिड़गिड़ाती हुई कहती है, रुक जाओ, मेरी बच्चियों को मत मारो, मैं तुम्हारे आगे भीख मांगती हूँ। आखिरकार पूरा गांव गोमती और उसकी बेटियों को अधमरा करके घसीट कर गांव से बाहर फेंक देता है। मगर गांव वालों को इस बात की खबर कहाँ थी कि उस गरीब माँ और तीनों जादुई बेटियों का गांव से जाना ही गांव की तबाही बनेगा। सूरज ढलने के साथ गोमती और उसकी तीनों बेटियों ने आंख खोली। पूजा, हिमानी, माँ उठो ना। माँ आप ठीक हैं? हाँ मेरी बच्ची, मैं ठीक हूँ, मगर अब हम जाएंगे कहाँ? ये अंधविश्वासी अत्याचारी गांव वाले हमें गांव में घुसने नहीं देंगे। माँ चिंता मत करो, हमें इस गांव की मिट्टी से दूर जाकर कहीं रहना पड़ेगा। गांव में बहने वाली नदी पार जो पहाड़ है, अब हम वहीं रहेंगे। तीनों जादुई बिटिया अपनी माँ को लेकर पहाड़ी पर आती हैं। मेरी बेटियों, यहाँ तो पहाड़ ही पहाड़ हैं, यहाँ हम कैसे रहेंगे? बस देखते जाओ माँ। मेरे जादुई लंबे हाथ, इस जगह को साफ कर दो। इतने पर हिमानी जादुई रोशनी से भर जाती है और उसके लंबे हाथ झटपट से पहाड़ की जगह को साफ करके स्पीड से सुंदर सा घर बनाती है और सभी घर में आती हैं। तभी पूजा कहती है, माँ मैं जानती हूँ जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, मगर अब हमें हमारे जादू को छिपाने की जरूरत नहीं। मेरी जादुई जुबान, मुझे ढेर सारा स्वादिष्ट खाना दो। इतना कहती ही पूजा सर से लेकर पैर तक जादू से भर जाती है और उसका चेहरा बड़ी चमक से खिल जाता है और उसके मुंह से स्वादिष्ट खाने से खचाखच भरी थालियां निकलती हैं, जिसे सभी साथ मिलकर खाते हैं। ये देखकर उस गरीब मजबूर माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। अरे ये क्या माँ, तुम रो रही हो? खुशी के आंसू हैं बेटी, क्योंकि आज मुझे गरीब माँ के लिए बड़ा दिन है। मेरी बेटियाँ अपने जादू को छिपाने के लिए मोहताज जो नहीं रही। इस तरह गोमती का हर दिन उसकी जादुई बेटियों के साथ खुशी से बीत रहा था। मगर उस रोज गांव में जैसे तबाही के बादल घिर आए। तभी जैसे ही नदी में तूफानी लहरें उठी तो उसका शब्द सुनाई देते ही काजल के जादुई कान खड़े हो गए। माँ,
पूजा, हिमानी, जरूर किसी समुद्र में सुनामी उठा है जिसका असर हमारे गांव की नदी में सौंजे रूप से पड़ रहा है। हमें लोगों को बचाना होगा। फिर गोमती और उसकी तीनों जादुई बेटियों ने बिना वक्त गवाए गांव में कदम रखा और पूजा ने अपनी जादुई जुबान से शोर मचाना शुरू किया। अपने अपने घर से बाहर आ जाओ, गांव में भूकंप आया है। इससे पहले कि घर ढह जाए, अपनी जान बचाओ। पूजा की जादुई जुबान से निकल रही तेज आवाज में भरा तीखापन सभी के कानों में पड़ा। तभी घर हिलने लगे और सभी घर से बाहर निकल आए। सभी डर से थर-थर कांप रहे थे। ए भगवान, ये सब क्या हो रहा है? सरपंच जी, कछु कीजिए। इन तूफान और बाढ़ को रोकना मेरे बस में नहीं है भाई। मगर हमारे बस में है। हर्षिता, कुछ देर में हमारा गांव बाढ़ में डूबने वाला है। तुम एक एक करके अपने जादुई लंबे हाथों से लोगों को सुरक्षित पहाड़ी पर पहुंचाना। और काजल, तुम अपने जादुई कानों से मुझे निर्देश देना। जल्दी करो। फिर तीनों जादुई बहनें एक शब्द गुनगुनाती हैं, जिसके साथ एक सुनहरी रोशनी उन्हें घेर लेती है और तीनों की जादुई शक्तियां जाग जाती हैं। इसके बाद हर्षित अपने लंबे हाथों से लोगों को पहाड़ पर ले जाती है और तभी अपनी जादुई कानों से आवाज सुनकर काजल कहती है, पूजा, बाढ़ का पानी पूरब की तरफ से आ रहा है। वो अभी काफी दूर है, तुम तैयार हो? अगले ही पल बाढ़ का पानी गांव में भरने लगता है और पूजा जादुई मुंह से सारा पानी पी जाती है। पूरा गांव अपनी आंखों से ये नजारा देखता है। आखिरकार तूफान थम जाता है और पूरे गांव का सर शर्म से गड़ा हुआ था। तभी सरपंच ने कहा, बेटियों, मुझे माफ कर देना। मैंने गांव के तबके की बातें सुनकर तुम पर जुल्म ढाई, फिर भी तुमने आज इस नगर को नाश होने से बचाया है। अब तुम यहीं रहोगी। ये सुनकर गोमती और उसकी तीनों जादुई बेटियां खुशी से भर जाती हैं। उन्हें इज्जत के साथ गांव में रहने दिया जाता है और आज गांव के हर घर में उस गरीब माँ की जादुई बेटियों की बहादुरी की चर्चाएं चल रही हैं।